कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माण में शामिल विभिन्न प्रोग्राम्स की श्रेणियां पढ़ने का काम किया। उन श्रेणियों में हमने आपने कल पाया था कि कोई बूटिंग लोडर प्रोग्राम था, कोई आपका कंट्रोल प्रोग्राम था और कोई आपका सर्विस प्रोग्राम। जब हम बूटिंग लोडर प्रोग्राम की बात किए थे तो इसको हमने बताया था कि IPL भी इसको बोलते हैं, मतलब इनिशियल प्रोग्राम लोडर। काम क्या है, इसे बूटस्ट्रैप लोडर भी आप कह सकते हो। इसका काम है बूटिंग प्रोसेस को पूर्ण कराना। सबसे पहले यही लोड होगा और लोड होकर के ऑपरेटिंग सिस्टम के उन प्रोग्राम समूह को सेकेंडरी मेमोरी से लाएगा जो आगे बूटिंग का कार्य करते हैं। इसके बाद हम दूसरी जगह पहुंचे थे, वो था कंट्रोल। संपूर्ण कंट्रोलिंग, चाहे वो इनपुट डिवाइस की हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस की हो, चाहे वो स्टोरेज डिवाइस की हो, ये संपूर्ण कंट्रोलिंग का कार्य जो प्रोग्राम करते हैं उनको हम लोगों ने कंट्रोल प्रोग्राम की श्रेणी में रखा था। जब हम कंट्रोल प्रोग्राम की श्रेणी की बात किए थे तो हमारे सामने दो प्रोग्राम आए थे। एक आया था सुपरवाइजर प्रोग्राम और एक आया था IOCS। सुपरवाइजर प्रोग्राम बताया था सुपरविजन करना। सुपरविजन में क्या क्या चीजें शामिल हुई, तो देखिए सबसे पहला जॉब शेड्यूलिंग करना। जॉब शेड्यूलिंग क्या, देखो जॉब शेड्यूलिंग को समझने के पहले जरा एक बात समझिए, दो टर्म समझ लीजिए। एक मल्टी यूजर का तात्पर्य क्या है, जब एक से अधिक यूजर को सपोर्ट करने की क्षमता, वो मल्टी। और मल्टी प्रोग्रामिंग, एट ए टाइम एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को रन करने की व्यवस्था। ये दोनों सुविधाएं देगा OS। कौन देगा? OS। तो OS को ये सुविधाएं जिस प्रोग्राम की मदद से मिली वो कौन है? सुपरवाइजर प्रोग्राम है। ठीक है। अब जब एक से अधिक यूजर काम करेंगे तो हो सकता है वो एट ए टाइम एक साथ एक से अधिक निर्देश भी देते। अब इन निर्देशों को व्यवस्थित करना कि कौन सा निर्देश पहले एग्जीक्यूट होना है, कौन सा निर्देश बाद में एग्जीक्यूट होना है, ये निर्धारित करना ही क्या कहलाता है? जॉब शेड्यूलिंग कहलाता है। अर्थात जॉब शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, जो विभिन्न टास्क हैं, विभिन्न जॉब्स हैं, विभिन्न निर्देश हैं, उन निर्देशों को एक प्राथमिकता क्रम में अरेंज कर देते हैं। ये अरेंजिंग का काम कौन करेगा? सुपरवाइजर करेगा। कौन करेगा? सुपरवाइजर। दूसरा काम क्या किया? बताया ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर एवं मल्टी प्रोग्रामिंग सुविधा से लैस करना। ये किसका काम है? सुपरवाइजर का ही काम है। इसके बाद आपने जॉब्स की सूची तैयार कर ली। अब उस जॉब की सूची में ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कार्य पूर्ण हुआ और कौन कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जो पूर्ण हो गया जॉब की सूची तैयार करता ना। अब मान लो 4 कार्य पूर्ण हो गए, फिर भी क्या उसको सूची में रखेगा? उनको सूची से अलग करेगा और नए जॉब्स को उस सूची में शामिल करेगा। तो जॉब्स की सूची को अपडेट रखना भी किसका काम है? सुपरवाइजर का काम है। इसके बाद आया कि जब आप कंप्यूटर में किसी कार्य को पूर्ण कराते हैं तो बहुत सारे प्री डिफाइंड प्रोग्राम, पूर्व से निर्मित प्रोग्राम मेमोरी में लोड करने के लिए लाने होते हैं। वे अपना निर्धारित काम पूरा करेंगे आकर के। तो उन प्रोग्राम्स को प्रोसेसिंग के दौरान आवश्यकता अनुसार सेकेंडरी मेमोरी से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम में लोड करने का कार्य भी कौन करेगा? सुपरवाइजर प्रोग्राम ही करेगा। अगर वो प्रोग्राम नहीं आएगा तो आपकी जॉब पूरी नहीं होगी, अर्थात आपका जो निर्धारित टास्क है वो पूरा नहीं होगा। उस टास्क को आवश्यकता अनुसार मॉड्यूल और
बने हुए प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? सुपरवाइजर। और ये मॉड्यूल्स रखे कहाँ हैं? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी दैट मीन हार्ड डिस्क या अदर कोई डिस्क, ठीक है ना। अब आपने प्रोग्राम अपने निर्देश प्रोग्राम्स को प्रोवाइड कर दिए, अर्थात उनको ठीक करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए आपने निर्देश तो दे दिया। अब उस निर्देश को पूरा होने में जो टाइम लगना है, उस टाइम का कैलकुलेशन करने का काम भी किसका है? सुपरवाइजर का। तो आपने पाया कि जॉब शेड्यूलिंग करना, जो जॉब्स पूर्ण हो चुके हैं उन जॉब्स को अलग करना, नए जॉब्स को शामिल करना, जो जॉब्स को पूरे करने के लिए बीच बीच में मॉड्यूल्स की आवश्यकता है, उन मॉड्यूल्स को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाना, ठीक है ना। अगर कोई वर्किंग में दिक्कत आ रही है तो उससे रिलेटेड इनर मैसेज को डिस्प्ले कराना, उसके बाद वर्क को पूरा करने में लगने वाले टाइम को कैलकुलेट करना, रिकॉर्ड कर रखना उसका, और ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग की सुविधा प्रोवाइड करना। ये सारे कार्य किसके हैं? सुपरवाइजर के, ठीक है। अब इसके बाद अगला कंट्रोल प्रोग्राम आता है। अगला कंट्रोल प्रोग्राम क्या है? IOCS। IOCS दैट मीन इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम। नाम से स्पष्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाने वाला वह कंट्रोल प्रोग्राम या कई प्रोग्राम समूह जिसकी मदद से हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एवं स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में कौन आया? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में कौन आया? हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, और भी फ्लॉपी है, पेन ड्राइव है, एंड सो ऑन। ये सब क्या हो गए? आपके सेकेंडरी में। तो जिस प्रोग्राम समूह की मदद से हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अर्थात सेकेंडरी मेमोरी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम IOCS के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब IOCS प्रोग्राम जो प्रारंभिक काल में कंप्यूटर थे उनमें कंट्रोलिंग का काम है। अब ये जमाना चल रहा है माइक्रो कंप्यूटर्स का, तो माइक्रो कंप्यूटर के विकास के साथ ही इस प्रोग्राम को हम लोगों ने चेंज कर दिया और उसका नाम क्या रखा? बायोस। तो IOCS जो पुराना IOCS है वो आज के बायोस की तरह बिहेव करता है, और बायोस प्रोग्राम जो होता है वो रखा कहाँ जाता है? रोम, प्राइमरी मेमोरी रोम में रखा जाता है, जिसको अपन रीड ओनली मेमोरी या डेड स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब बायोस को रोम में रखने के पीछे का हेतु क्या है? देखो ये एसेंशियल प्रोग्राम है, बहुत सारे मॉड्यूल्स को उधर से इधर ला रहा है, सिस्टम को मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, आदि आदि ऐसी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो एसेंशियल हैं। तो एसेंशियल होने के कारण इन सुविधाओं को प्रोवाइड करने वाले प्रोग्राम को हम ऐसी मेमोरी में रख देते हैं जहां से डाटा नष्ट होने के चांस लगभग शून्य होते हैं, और वो मेमोरी कौन सी है? रोम है। इसलिए बायोस को रोम में स्टोर करा के रखते हैं जिससे वो साधारणतः क्या ना हो? नष्ट ना हो, और नष्ट नहीं होगा तो हमारे सिस्टम को नुकसान कम होगा। और अगर बायोस बार बार नष्ट होगा तो फिर आपके सामने समस्याएं रहेंगी, क्योंकि वो मेमोरी में नहीं आएगा। जब वो मेमोरी में नहीं आएगा तो सेकेंडरी मेमोरी में OS के अन्य भाग में रखे उनको लेने का काम भी कोई नहीं करेगा, और आपका सिस्टम क्या नहीं होगा? बूट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बायोस को कहाँ रख देते हैं? रोम में रखते हैं। अब प्रश्न आता, रोम में रखा तो कभी कभी बायोस को हम लोग रोम बायोस के नाम से भी जानते हैं। रोम बायोस पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब IOCS या बायोस के प्रमुख कार्य आते हैं। तो देखो